हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इशू ऑफ डिबेंचर्स के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल की जर्नल एंट्री को समझने से पहले हम डिस्कशन करें दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेटरल, उसका कंसेप्ट क्या होता है। तो अगर हम कोलेटरल की बात करें तो कोलेटरल जो होता है दैट इज एडिशनल और सेकेंडरी सिक्योरिटी अदर देन द प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है ना। अभी एडिशनल सेकेंडरी सिक्योरिटी क्या है, इसके लिए हमें पहले लोन का मैकेनिज्म, उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। अगर आप किसी बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाते हो तो बैंक दो टाइप के लोन सैंक्शन करता है। फर्स्ट टाइप ऑफ लोन इज सिक्योर्ड लोन, सेकेंड टाइप ऑफ लोन इज अनसिक्योर्ड लोन। पहले टाइप का लोन क्या है, सिक्योर्ड लोन होता है। दूसरे टाइप का लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है। यहां पर आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना पड़ेगी। यहां पर आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं करना पड़ता। नो सिक्योरिटी इज गिवन अगेंस्ट द अनसिक्योर्ड लोन। अब ये मॉर्गेज क्या है, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। देखिए, ये मॉर्गेज का मीनिंग होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आप बैंक के पास अपने बिजनेस के लिए एक लोन लेने गए कि भाई मुझे बिजनेस के लिए लोन चाहिए, वैल्यू इज ₹1 करोड़, 1 करोड़ रुपीस का मुझे लोन लेना है। अब बैंक क्या करेगा, आपसे बोलेगा भाई हम 1 करोड़ रुपीस का लोन आपको दे तो देंगे, लेकिन इसके अगेंस्ट आपको हमारे पास कोई सिक्योरिटी रखना पड़ेगी, कोई मॉर्गेज करना पड़ेगा। तो बिजनेस ने क्या किया, कंपनी ने या बिजनेस ने, उसने कहा कि ठीक है, हमारी जो एक बिजनेस बिल्डिंग है, इस बिजनेस बिल्डिंग जिसकी वैल्यू 1.2 करोड़ से, हम इसको आपके पास एज अ मॉर्गेज रखते थे। अब ऐसा मॉर्गेज, ये पुराने टाइप का लोन नहीं होता कि आपने कोई एसेट को गिरवी रख दिया, वो मूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर होता है और उसको हम बोलते हैं प्लेज। ठीक है ना, प्लेज के फॉर्म में कि आपने क्या किया, लोन लिया और अपने किसी गोल्ड को या अपनी ज्वेलरी को क्या कर दिया, सामने वाले के पास क्या गिरवी रख दिया, और फिर जब आपने उसको रीपेमेंट किया तो आपको वो गोल्ड एसेट मिल जाता है। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर आपने अपने बिजनेस की बिल्डिंग को एज अ मॉर्गेज किसके पास रखा है, बैंक के पास रख दिया है ना। अब इस बिजनेस बिल्डिंग पर राइट टू यूज हमारा ही होगा। हमारा मींस जो बोरोवर है उसी के पास होगा, कंपनी के पास ही होगा। उस पर एज इट इज बिजनेस एक्टिविटीज वैसे की वैसे ही चलती रहेंगी बस। बट आपके और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट हो जाएगा कि भाई अगर आप इस लोन को रीपे करने में फेलियर रहे तो बैंक क्या करेगा, आपकी इस बिजनेस बिल्डिंग के ऊपर कब्जा कर लेगा। फिर उसके बाद ये बिल्डिंग किसकी हो जाएगी, बैंक की हो जाएगी। उसके बाद बैंक चाहे तो उसको सेल करे या जो भी करना चाहे वो कर सकता है। मींस इस प्रॉपर्टी पे राइट अभी किसका है, अभी तो आप ही का है, राइट टू यूज आपका ही है। लेकिन अगर आप इस लोन को रीपे करने में फेलियर रहोगे तो फिर उसके बाद उसके ऊपर राइट किसका हो जाएगा, कंपनी का हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज मॉर्गेज। तो आपने यहां पर इसको मॉर्गेज रख दिया। ठीक है, तो ये फंडा होता है मॉर्गेज का। कोलेटरल सिक्योरिटी भी एक टाइप की मॉर्गेज ही होती है। अच्छा, इस पर राइट टू यूज में फिर बोल रहा हूं, आप ही का रहेगा, आप ही उसको पूरा यूज करेंगे। उसके अगेंस्ट का जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी आप पे करेंगे, उससे रिलेटेड जो दूसरे टैक्सेस है वो भी आप पे करेंगे, उसके जो रिपेयर्स और वो करवाना है वो सारे के सारे काम कौन करेंगे, आप करेंगे। इसके ऊपर अभी बैंक का राइट नहीं है। ठीक है, अब कोलेटरल और एडिशनल सिक्योरिटीज के अंदर क्या होता है, मैं इसी की बात को आगे बढ़ाता हूं। बैंक ने कहा कि भाई हम आपको 1 करोड़ रुपीस का लोन दे रहे हैं, है ना, और आपने हमारे पास 2 करोड़ रुपीस की एसेट को, 1.2 करोड़ रुपीस की एसेट को एज अ मॉर्गेज रखा है ना। अब होगा क्या, एक्सपायरी ऑफ टाइम के साथ इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट डाउन होती जाएगी, है ना। और अगर आपने लोन रीपे नहीं किया तो इसकी वैल्यू इंटरेस्ट के फैक्टर की वजह से इंक्रीज होती जाएगी। ये इंटरेस्ट का फैक्टर इसको इंक्रीज करेगा, डिप्रिसिएशन का फैक्टर इसको डिक्रीज करेगा। ठीक, अब हुआ ये बाई चांस आपने, अच्छा लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट अगर आपने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंटरेस्ट इस पर लगता जाएगा और इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली डाउन होती जाएगी क्योंकि इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। अब मान लें अगर 2 साल के बाद, 2 साल तक आपने कोई पेमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और मान लो अगर ये लोन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते अगर 1.2 करोड़ का हो गया और 2 साल के बाद इसकी वैल्यू डाउन होकर के 0.90 करोड़, 90 लाख रुपए की रहेगी या 1 करोड़ की रहेगी, चलिए हम मान लें इसके अंदर, तो देखा जाए तो अब लोन ज्यादा और उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू डाउन। अब इस केस में अगर बैंक आपकी एसेट आपसे छीन भी लेता है और उसको मार्केट में सेल भी करता है, अगर इसकी 1 करोड़ की आपकी बुक वैल्यू है और आप मार्केट में सेल करने जाओगे तो और उससे कम मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहां पर बैंक को क्या होता है, लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो इस केस में बैंक क्या करता है, जो भी बोरोवर ऑफ लोन है उससे बोलता है कि भाई आपको बिसाइड्स दिस प्राइमरी सिक्योरिटी, प्राइमरी मॉर्गेज, आपको कोई एक और एसेट को एज एन एडिशनल मॉर्गेज हमारे पास रखना पड़ेगा। और वो जो एडिशनल मॉर्गेज कहलाता है, सेकेंडरी मॉर्गेज, दैट इज कॉल्ड एज द कोलेटरल। वो क्या कहलाएगा, आपका कोलेटरल कहलाएगा उसका नाम। ठीक है, तो इस केस में अब कंपनी क्या करती है, उसके पास एक ऑप्शन होता है।
कंपनी बोलती है कि ठीक है भाई, ये 1.2 करोड़ के हमारे क्या है असेट हमने दे रखी है ना, अब आपको इस पे कम पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी के कुछ अनइश्यूड डिबेंचर्स को जिनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है आपके नाम पर इशू कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू कितनी, लेट्स सपोज उन्होंने कहा कि हम 50 लाख रुपीस के डिबेंचर आपके नाम से इशू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम डिबेंचर आपको इशू, क्योंकि देखिए इशू ऑफ डिबेंचर जब हम करते हैं तो या तो उसके अगेंस्ट कैश आता है ना, या फिर उसके अगेंस्ट कोई एसेट आती है, तो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यहां पर ना तो आपके पास कैश आ रहा है ना एसेट आ रही है। ठीक है, होता यह है कि प्रॉब्लम यह है कि भाई आपने ये डिबेंचर बैंक को एक्चुअली इशू नहीं किए, आपने बैंक को इसलिए दिए कि आप इसको एज अ सिक्योरिटी अपने पास रख लीजिए। ठीक है, अभी आप इसके ऊपर आपका कोई राइट नहीं है, बैंक ना तो कंपनी इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे नहीं की करेगी। ये याद रखिएगा कि नो इंटरेस्ट इज एक्चुअली पेबल ऑन द डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। जब भी आप डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करोगे तो उसके ऊपर कभी कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होता बाय द टाइम जब तक आप उसका लोन का रीपेमेंट नहीं कर देते। ठीक है, अब अगर हम इसका लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो इन दोनों चीजों के ऊपर राइट किसका हो जाएगा, फिर उसके बाद बैंक का हो जाएगा उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद एक्चुअल इशू मान लिया जाएगा। तो कहने का मीनिंग ये होता है कि यहां पर जो हम डिबेंचर को इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और इन फॉर्म ऑफ मॉर्गेज एडिशनल सिक्योरिटी बैंक के पास रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसके अंदर देखा जाए, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई अगर मैं इसकी बुक एंट्रीज की बात करूं तो यहां पर इस लोन को लेने की मेरी क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक बैलेंस बढ़ा, टू बैंक लोन, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई बाय ₹1 करोड़। ठीक है जी, मेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ा। अब आपसे कोई पूछे कि भाई व्हाट विल बी द एंट्री फॉर मॉर्गेजिंग दिस बिजनेस बिल्डिंग, तो उसकी कोई एंट्री नहीं है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थोड़ी है, तो जस्ट एक एग्रीमेंट है। और एज पर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल आप इसकी एंट्री कर नहीं सकते, क्योंकि ये मनी के अंदर मेजरेबल है नहीं। बिल्डिंग आपके पास से बिकी थोड़ी ना है, या उसने बाय थोड़ी ना की आपके पास से, सिर्फ आपने बिल्डिंग का राइट उसको दिया है, वो भी कब, जब आप लोन को रीपे करने में फेल रहोगे। अगर आप फेलियर रहे तो यू हैव टू पे, यू हैव टू गिव दिस बिल्डिंग, राइट ऑफ दिस बिल्डिंग टू द बैंक, आपको बैंक को देना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसकी भी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। याद रखिएगा, मॉर्गेज करने की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि बैलेंस शीट में जब आप लोन लिखोगे तो वहां पर एज अ रिमाइंडर आप वहां लिख सकते हो कि भाई मॉर्गेज अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ, या बिल्डिंग ऑफ मॉर्गेज अगेंस्ट फैक्ट्री बिल्डिंग, ये आप उसके अंदर अल्टीमेटली कर सकते हो। मींस इसकी कोई मॉर्गेज की जर्नल एंट्री नहीं होती। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है कि डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के अंदर दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसी हम एग्जांपल को लेते हैं कि हमने 1 करोड़ का क्या लिया, लोन लिया है, 1.2 करोड़ की बिजनेस बिल्डिंग रखी है और 0.5 करोड़ के हमने क्या किए हैं, डिबेंचर इशू किए हैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले, 100 रुपए का एक 5000 डिबेंचर हमने इशू किए। फाइन, तो इसमें दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा, इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक तो डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड और नो अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी केप्ट, मत रखो। ठीक है, मैं बताता हूं अभी उसको। और उसके बाद व्हेन एंट्री इज पास्ड और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज डन। ठीक है, अब देखिए मैं इसी केस को लेकर चलता हूं। फर्स्ट केस क्या होगा, मैंने बैंक से लोन लिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक से जो लोन लिया कितना 1 करोड़ और इधर भी आ जाएगा 1 करोड़, ये हो गई इसकी एंट्री, है ना। आपसे पूछा जाए बिजनेस बिल्डिंग को मॉर्गेज करने की जर्नल एंट्री, तो नो जर्नल एंट्री विल बी पास, हमने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया और एज पर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये ट्रांजैक्शन बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डेबल नहीं है। ठीक, तो जब प्राइमरी सिक्योरिटी की कोई एंट्री नहीं होगी तो सेकेंडरी सिक्योरिटी की एंट्री क्यों होगी, तो नो एंट्री विल बी पास। तो यहां पर हम डिबेंचर का इशू करते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री विल बी पास्ड। फर्स्ट केस। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखिएगा, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के अंदर जर्नल एंट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर इसका डिस्क्लोजर कहां पर होगा, तो अगर ये केस है तो उस केस में अगर आप बनाते हो बैलेंस शीट कंपनी की, तो कंपनी की बैलेंस शीट में ये कॉलम है पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग के अंदर। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड होता है, उसमें तो कुछ नहीं आएगा, शेयर एप्लीकेशन में नहीं, पेंडिंग अलॉटमेंट में नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म लोन है तो हम यहां पर किसमें लेंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग के अंदर नंबर 1 हेडिंग होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स।
लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर हम जैसे जो लोन लिया, मान लें हमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हम यहाँ लिखेंगे 10% लोन ₹1 करोड़। ठीक है, और जब एसेट बनाएंगे तो एसेट के अंदर हम लिख देंगे करंट एसेट की हेडिंग में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अंदर हम डाल देंगे बैंक बैलेंस ₹1 करोड़। तो ये लायबिलिटी और एसेट आपस में क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। अब हमने जब इसकी जर्नल एंट्री ही पास नहीं की तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसका रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो फिर उसको हम बैलेंस शीट में कैसे डाल सकते हैं? फाइन, बट ये बोला जाता है कि भाई इतना इंपॉर्टेंट फिनोमेना है ना, हमने डिबेंचर्स इशू तो किया, राइट तो उसके पास दिया, तो कुछ ना कुछ एक मेमोरेंडम एंट्री होना चाहिए ताकि मालूम पड़े कि हमने ये डिबेंचर्स किसको दे रखे हैं, बैंक को दे रखे हैं एज अ कोलेटरल। तो इसकी कोई जर्नल एंट्री डालेगा तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता है, जिसमें देखिए फर्स्ट एंट्री तो लोन लेने की होगी, तो फर्स्ट एंट्री कौन सी डाली जाएगी, सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ये एंट्री तो हमने एज इट इज डाल दी, ठीक है जी। कितना अमाउंट है, 1 करोड़ और 1 करोड़, तो ये एंट्री होगी। अच्छा, बिजनेस बिल्डिंग को मॉर्गेज करने की इसमें भी कोई एंट्री नहीं होती, नहीं होगी एंट्री, लेकिन हमें इस डिबेंचर्स को शो करना पड़ेगा एज पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। अकाउंट्स का एक फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है, हमें मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। तो हमें सिर्फ ये बताना है भाई हमारे शेयर होल्डर्स को या जो भी हमारी पार्टी एसोसिएटेड है हमारे बिजनेस से कि भाई हमने कुछ डिबेंचर्स को एज अ कोलेटरल इशू किया है ना, कोलेटरल इशू किया जिसके ऊपर हमें बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना, उस पर राइट आज भी किसका है, कंपनी का ही है, बैंक का उसके ऊपर राइट नहीं हुआ। अदरवाइज आप बोल सकते हो कि भाई मेरे नाम पे डिबेंचर इशू है तो मुझे क्या करना चाहिए, इस बैंक को मुझे इंटरेस्ट पे करना चाहिए, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पेबल नहीं होता। फाइन, तो यहां पर हम क्या करते हैं, डिबेंचर इशू की है तो एंट्री हो जाएगी टू 12% डिबेंचर अकाउंट। चलिए जी, ये तो कर दी हमने 50 लाख रुपीस की। कितने डिबेंचर थे, 5000 डिबेंचर, एक 100 रुपए का डिबेंचर था, 50,000 डिबेंचर, सॉरी 50,000 डिबेंचर और एक 100 रुपए का डिबेंचर था, तो 50 लाख रुपीस क्या हो गई इसके अंदर। डेबिट में क्या डालेंगे, डेबिट में बैंक तो लिख नहीं सकते क्योंकि उसके अगेंस्ट आपके पास पैसा आया नहीं है, जो पैसा आया था वो आपने बैंक लोन के अगेंस्ट डेबिट कर दिया, तो आप यहां पर बैंक वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं। देखिए यूजुअली हम बहुत सारी जगहों पर हम जब भी कोई टेम्पररी अकाउंट ओपन करते हैं तो उसको हम सस्पेंस के नाम से डालते हैं। तो यहां पर एक स्पेशल अकाउंट हो जाएगा ओपन, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, 50 लाख रुपीस। तो ये एक एंट्री, इट इज जस्ट अ मेमोरेंडम एंट्री, हमें सिर्फ एक मेमोरेंडम एंट्री के फॉर्म में डालना है, एक्चुअल एंट्री नहीं है। एक्चुअल एंट्री क्यों नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि देखिए यहां पर कोई मनी नहीं आया। अगर हम फर्नीचर लेते तो एंट्री क्या होती, फर्नीचर टू 12% डिबेंचर, बिल्डिंग लेते तो बिल्डिंग टू 12% डिबेंचर, कैश के अगेंस्ट आता तो कैश टू बैंक टू 12% डिबेंचर। बट हम डिबेंचर को एज अ कोलेटरल रख रहे हैं तो यहां पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं बनता, बट सिर्फ याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर की एंट्री डाल देंगे, ठीक है। एंट्री तो हो गई। अब व्हाट अबाउट द डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, तो जब आप बैलेंस शीट में इसका डिस्क्लोजर करने जाएंगे तो हेडिंग वही रहेगी आपकी, पर्टिकुलर्स नोट नंबर, ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है। कौन सी हेडिंग में आएगा, अगेन इन व्हाट, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की हेडिंग में आ जाएगा। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की हेडिंग में पहले तो ये वाला लोन आएगा, जैसे लेट सपोज ये 10% बैंक लोन है, तो 10% बैंक लोन हम इसके अंदर लिख देंगे ₹1 करोड़, है ना। फिर ये डिबेंचर इशू है। अब देखिए डिबेंचर इशू हो गए, बुक्स में एंट्री हो गई तो इसका लेजर ओपन होगा, ट्रायल बैलेंस में आएगा और नेचुरली कहीं शो करना पड़ेगा आपको, डिबेंचर इज अ लायबिलिटी, तो हम यहां पर शो करेंगे 12% डिबेंचर और इनर कॉलम में लिख देंगे इसको 50 लाख। ये हो गया। लेकिन ये एक्चुअल इशू थोड़ी ना है, अभी लायबिलिटी बनी नहीं है। आपकी लायबिलिटी कब बनेगी, जब आप उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाओगे। तो हाथों हाथ आपको इस डिबेंचर सस्पेंस को इससे कैंसिल कर देना, लेस डिबेंचर सस्पेंस 50 लाख रुपीस, तो इसका इफेक्ट जो होगा वो नलीफाई हो जाएगा, है ना। और फिर एसेट के अंदर आप अदर करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक की अमाउंट डाल सकते हो उसमें। अब कोई बोलेगा कि भाई जब इसको लेस ही करना तो आपने लिखा क्यों, तो जस्ट फॉर मेमोरेंडम पर्पस, कि भाई कोई भी पढ़ने वाला ये समझ जाए कि भाई ये जो डिबेंचर है इसके अगेंस्ट एक डिबेंचर सस्पेंस क्रिएटेड है, मींस कंपनी ने बैंक से एक लोन लिया जिसके अगेंस्ट आपने इन डिबेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक के पास में रखा है, ठीक, फाइन। तो दिस इज कॉल्ड एज डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, और इसकी ये हमारी जर्नल एंट्रीज की और उसका डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। अच्छा एक बात और, जर्नल एंट्री से ज्यादा इसका डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 केसेस, एक जब हमें कोलेटरल की कोई एंट्री डालनी ही नहीं है, मत डालो आप उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो फिर उसका डिस्क्लोजर भी नहीं होगा बैलेंस शीट में। और दूसरा केस जब हम डिस्क्लोजर की जर्नल एंट्री डालेंगे, मैं पर्सनली आपको ये वाला जो मेथड इसको रिकमेंड करने का बोलूंगा, और वैसे भी बुक्स के अंदर ये वाली मेथड इसमें अल्टीमेटली रिकमेंड की गई है, ठीक, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटीज, उसका मीनिंग, कंसेप्ट और उसकी जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स।
I hope it is clear to you all. Quick query or doubt lage to you can ask in the comment section. This is Najeeb Hashmi signing off from Commerce Solution. Thank you.